नमस्कार। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया के प्रकार। जैसे आप जानते हैं कि सामाजिक क्रिया का सिद्धांत मैक्स वेबर ने दिया। क्रिया और सामाजिक क्रिया में क्या अंतर है, ये हमने पूर्व के टॉपिक में आपको बता ही चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो है सामाजिक क्रिया के प्रकार। यहाँ पर हम जब सामाजिक क्रिया की बात करते हैं तो सामाजिक क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसमें सामाजिकता के गुण विद्यमान होते हैं और सामाजिक क्रिया एक सामाजिकता की ओर या सामाजिकता का गुण उनमें विद्यमान होता है। सामाजिकता पाई जाती है व्यक्तियों को एकजुट करने या व्यक्तियों के कलेक्टिव नेचर की ओर सामाजिक क्रिया का झुकाव होता है। हम यहाँ पर विस्तार से इसकी बात करें तो यहाँ पर मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया की स्पष्ट योजना या सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो हमने आपको बता ही दिया है। और इसकी जो सामाजिक क्रिया के जो प्रकार हैं वो 4 प्रकारगत बताए हैं। सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार हैं। ये 4 प्रकारों की व्याख्या मैक्स वेबर ने द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक में दी है। इसके हम सभी प्रकार से चर्चा कर सकते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम मैक्स वेबर ने विचारों का या विशेष रूप में प्रकारों का अध्ययन आवश्यक किया जाता है, जिसमें इनके अनुसार सामाजिक क्रिया के प्रकारों के वर्गीकरण में पहली क्रिया है तार्किक क्रिया, दूसरी क्रिया है मूल्य अभिमुखता या मूल्य अभिमुखी तार्किक क्रिया, तीसरी है पारंपरिक क्रिया और चौथी है भावात्मक क्रिया। तो यहाँ पर हम जब क्रिया की पहली क्रिया की बात करते हैं, तार्किक क्रिया, रैशनल एक्शन, ये क्रिया का प्रथम प्रकार है। इसे जर्मन भाषा में और आंग्ल भाषा में, जर्मन भाषा में इसको स्विकेरेशियो लेटिस और आंग्ल भाषा में स्विकेरेशियोनाल यानी रैशनल एक्शन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इस प्रकार से क्रिया को एक तर्क के रूप में किया जाता है। कर्ता अपनी क्रिया को इस पैमाने के अनुसार या इस प्रकार योजनाबद्ध करता है कि प्राथमिकता के आधार पर आवश्यकताएं क्रम से पूर्ण हो सके। यहाँ पर इसको हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी क्रिया कोई भी हो सकती है व्यक्ति, परंतु हम तार्किक क्रिया की बात करते हैं तो यहाँ पर तर्क अर्थात वैज्ञानिकता का गुण समाहित होता है। इसमें जो वेबर कहता है कि कर्ता अपनी क्रिया को इस पैमाने के अनुसार या इस प्रकार योजनाबद्ध करता है कि प्राथमिकता के आधार पर आवश्यकताएं क्रम से पूर्ण हो सके। चैबर के लक्ष्यों को क्रम से व्यवस्थित करने, उसकी प्राथमिकता के अनुसार पैमाने पर क्रमबद्ध करने तथा आवश्यकता अनुसार क्रम से उन्हें पूर्ण करने की क्रिया को सीमांत उपयोगिता का नियम नाम दिया है। सार के रूप में यही वेबर की तार्किक क्रिया की व्याख्या है। अर्थात हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एक तरीके से लॉजिक के आधार पर
या कोई भी क्रिया कर रहे हैं तो उसका हम भाव, उसका आगे पीछे का कारण और परिणाम ध्यान में रखते हुए जो क्रिया करते हैं उसको तार्किक क्रिया के रूप में भी कह सकते हैं। मूल्य अभिमुखी तार्किक क्रिया। वेबर ने सामाजिक क्रिया का दूसरा प्रकार मूल्य अभिमुखी तार्किक क्रिया बताया। इसको हिंदी भाषा में मूल्य अभिमुखी तार्किक क्रिया भी कहते हैं। वेबर ने जो मूल्य अभिमुखी तार्किक क्रिया का वर्णन और व्याख्या प्रथम क्रिया के संदर्भ में की है। इनका कहना है कि मूल्य अभिमुखी तार्किक क्रिया में ऐसी कोई तरीका नहीं है जिसके द्वारा साधन की क्षमता या सामर्थ्य का मूल्यांकन किया जा सके। इस क्रिया में भी लक्ष्य एवं परिणाम है। इस क्रिया में भी लक्ष्य एवं परिणाम है, लेकिन लक्ष्य जब प्राप्त हो जाता है तो इस प्राप्त लक्ष्य का उपयोग साधन के रूप में नहीं किया जाता है। जैसा कि तार्किक क्रिया में कर्ता करता रहता है। तार्किक क्रिया में क्या है? कर्ता करता रहता है। वेबर ने इस क्रिया की परिभाषा देते हुए लिखा है कि मूल्य अभिमुखन तार्किक के मामले में बिना कीमत के प्रसंग को ध्यान में रखे साधन का चयन का अभिमुखन एक पूर्ण मूल्य को प्राप्त करना है। आपने इस परिभाषा को के मूल्य को महत्वपूर्ण बताया है। इस परिभाषा में क्या है? मूल्य को महत्वपूर्ण बताया है। कर्ता समाज के मूल्यों को प्राप्त करना चाहता है और उस मूल्यों को ध्यान में रखते हुए ही वो क्रिया करता है। तो ये मूल्य अभिमुखन तार्किक क्रिया है। सोशल वैल्यूज की जब बात करते हैं तो वो सोशल वैल्यूज ही सामाजिक मूल्य होता है और सामाजिक मूल्यों का प्राप्त करना ही उसका ध्येय होता है और उस सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए वो उस क्रिया को करता है। इसीलिए उसको मूल्य अभिमुखन क्रिया, तार्किक अभिमुखन क्रिया भी कहते हैं। इस प्रकार की क्रिया अभिमुखन पूर्ण मूल्यों की प्राप्ति होती है, प्राप्ति मूल्यों के प्रति होता है। कर्ता वे क्रियाएं करता है जो उसे कर्तव्य, सम्मान, धर्म, व्यक्तिगत भक्ति आदि के अनुसार करनी चाहिए। जब क्रिया का अभिमुखन पूर्ण मूल्यों के प्रति होता है तब उसमें हमेशा हुक्म या आदेश या अपेक्षाएं होती है जिनको पूरा करना कर्ता अपना अहोभाग्य समझता है। ये इन कर्तव्यों आदि को पूरा करके गौरवान्वित होता है। ये तभी होता है जब व्यक्ति ऐसी अपेक्षाओं को बिना किसी शर्त पूरा करते हैं। इसी को मूल्य के प्रति अभिमुखन कहते हैं। इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं तो ये पाते हैं तीसरी क्रिया। तीसरी क्रिया में होता है भावात्मक क्रिया, अफेक्चुअल एक्शन। भावात्मक का तात्पर्य होता है कि भावनावश जो क्रिया की जाती है, भावात्मक इमोशंस के आधार पर जो क्रिया कर बैठते हैं उसको भावात्मक क्रिया की श्रेणी में रखा जाता है। अब मैक्स वेबर के अनुसार यदि हम भावात्मक क्रिया को समझना चाहें तो यहाँ पर मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया का तीसरा प्रकार भावात्मक क्रिया बताया है। तो जर्मन भाषा में इसको अफेक्चुअल, आंग्ल भाषा में इसको अफेक्चुअल तथा हिंदी भाषा में भावात्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर भावात्मक क्रिया में ये क्रिया व्यक्ति विचार पूर्वक नहीं करता है। भावात्मक क्रियाओं करने से पहले कर्ता न तो कोई लक्ष्य निर्धारित करता है और न ही किसी साधन पर विचार करता है। वेबर का कहना है कि ये क्रिया प्रथम दो प्रकार की तार्किक क्रियाओं से बिल्कुल भिन्न होती है। इस क्रिया में क्या होता है कि भावात्मक अभिमुखन होता है, अर्थात कर्ता भावावेश या संवेग या उद्वेग में आकर क्रिया कर लेता है कोई भी। तो इस प्रकार की जो आवेग उद्वेग में आकर जो क्रिया की जाती है
या भावे में आकर जो क्रिया की जाती है उसको भावात्मक क्रिया कहते हैं। इसी प्रकार से आज की जो ये क्रिया का चैप्टर है, और चौथी है परंपरागत क्रिया। परंपरागत क्रिया में हम ये कह सकते हैं कि परंपरागत क्रिया के अंदर जो क्रिया है वो ट्रेडिशनल क्रिया होती है, परंपराओं को ध्यान में रखते हुए क्रिया की जाती है, ये परंपरागत क्रिया होती है। हमने आपको ये परंपरागत क्रिया, भावात्मक क्रिया और ये परंपरागत क्रिया, इसमें चौथा नंबर पे अपरंपरागत क्रिया कर रहा है, भावात्मक क्रिया। तीसरा नंबर पर परंपरागत क्रिया थी। तो ये भावात्मक क्रिया हुई। और परंपरागत क्रिया का तात्पर्य है कि परंपराओं को ध्यान में रखकर जो क्रिया की जाती है उसको हम परंपरागत, या हम ये कह सकते हैं जो हमारे प्राचीन काल से जो क्रियाएं का जो स्वरूप चला आ रहा है, उन क्रियाओं को ध्यान में रखकर हम जो क्रियाएं करते हैं उसको हम परंपरागत क्रिया की कैटेगरी में मानते हैं। ट्रेडिशनल क्रिया में जो भी हमारे जो सोशल वैल्यूज हैं, सामाजिक मूल्य हैं, और उन मूल्यों का निर्वहन करने के लिए हम ये क्रियाएं करते हैं। उन परंपराओं का, उन मूल्यों का वो हमारे लिए आदर्श होते हैं, वो सोसाइटी के लिए आदर्श होते हैं। उन सोसाइटी के जो आदर्श मूल्य हैं उनका हम स्वेच्छा से, आदर पूर्वक, उनके अकॉर्डिंग हम जो क्रियाएं करते हैं वो परंपरागत, या हम ये कह सकते हैं कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी हमारी क्रियाएं जो चलती आ रही हैं, या जो भी हमारी आदर्श जो हमारे चलते आ रहे हैं, जिनका हम रेस्पेक्ट करते हैं, वो उस प्रकार की क्रिया को हम पारस्परिक क्रिया कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं पारस्परिक क्रिया को हम और परंपरागत क्रिया दोनों अलग हैं। पारस्परिक क्रिया और परंपरागत क्रिया में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर भी हम पारस्परिक क्रिया में हम एक शब्द ये भी जोड़ सकते हैं कि हम सहयोगात्मक, कोऑपरेशन जिसे कहते हैं, पारस्परिक क्रिया, एक दूसरे का सहयोगात्मक क्रिया। हम किसी का सहयोग करते हैं, हम किसी की हेल्प करते हैं, हम एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश करते हैं, तोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। एक दूसरे को हम लाभ देने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को हम नुकसान देने की कोशिश करते हैं। तो ये पारस्परिक क्रिया अर्थात सहयोगात्मक क्रिया के रूप में भी हम बांटते हैं। जैसे हम कोई नदी में कोई गिर जाता है तो हम तुरंत भाग से उसकी हेल्प करते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी हम तुरंत भाग के हम हेल्प करते हैं, कोई बीमार पड़ जाता है तो हम उसको अस्पताल ले जाते हैं। ये हमारे ऑटोमेटिक हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसी क्रियाएं होती है जो हमारी परंपराएं बनी हुई है, हमारे ट्रेडिशन बना हुआ है। कोई भूखा बैठा है तो हम उसको खाना देते हैं, कोई कपड़े नहीं है, ठंड मर रहा है तो उसको हम कपड़े देते हैं। तो ये हमारा एक ट्रेडिशन भी है, हमारी परंपरा भी है, और ये पारस्परिक सहयोग भी है। तो इसको हम एक पारंपरिक या पारस्परिक क्रिया के रूप में भी मानते हैं। आज का टॉपिक इतना। थैंक यू।